साथियों, भारतीय संविधान के पूरे 110 प्रश्न आज इस क्लास में देखेंगे। संविधान का संपूर्ण निचोड़। ये वो क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में आपको डाउटफुल लगता है। आप सोचते हैं यार ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया है, और अगर आप आज ये क्लास देख लेते हैं ना, यकीन मानिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको सेंटर में कभी भी परेशानी नहीं होगी। आज ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने ऐड किया है जो आपको देखने चाहिए। बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी पुलिस का पेपर हो, बिहार पुलिस का हो, बीएसएससी, बीपीएससी, एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं और इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को आज क्लास में देखते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ वित्त आयोग की बात करें तो देखिए, वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है, ये आपको याद रखना है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे है? अब देखिए, राज्य में जो महाधिवक्ता होते हैं उनको हटाने का अधिकार किसके पास होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, राज्य के राज्यपाल के पास। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ? अब देखिए, राज्य सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के कारण हुआ था? तो करेक्ट आएगा 2005 की सूचना का अधिकार अधिनियम, यानी 2005 में जो आरटीआई, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पारित हुआ था, उसके अंतर्गत। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 की सूचना का अधिकार अधिनियम। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मूल लोकसभा वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा। मूल लोकसभा वाद विवाद जो है ये किस भाषा में मुद्रित होते हैं? याद रखिएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है राज्यसभा में? तो ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक संसदीय सीटों की संख्या है, चाहे वो राज्यसभा की हो या लोकसभा की हो या विधानसभा की हो। अब देखिए कितनी सीटें हैं राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में? तो 31। लोकसभा में पूछे तो 80, और उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 403, याद रखिएगा। आगे देखिए, लोकसभा का निश्चित सदस्य संख्या क्या है? अब देखिए, लोकसभा का जो निश्चित सदस्य संख्या है वो क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर होगा 545, और लोकसभा का अधिकतम सदस्यों की संख्या अगर पूछे तो 552 है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने के प्रावधान है? तो देखिए राइट आंसर होगा साथियों यहाँ अनुच्छेद 233 से लेकर अनुच्छेद 237 तक में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? तो देखिए राइट होगा अनुच्छेद 39 का ए, जो कि साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ही विषय है। आपको बता दें, चैनल के अंदर पॉलिटी के बहुत सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। आपको मैराथन क्लास भी मिलेंगे, जैसे कि टॉप 500 क्वेश्चंस मैंने एक ही क्लास में आपको करवाया है पॉलिटी का, आप लोग देख लेना। उसको देख लोगे तो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए, और ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखिए साथियों, आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर देना और अपने 5 दोस्तों के साथ कम से कम क्लास को जरूर शेयर करना। देखिए नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? अब देखिए, अंडमान निकोबार भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, और ये किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो याद रखना कलकत्ता। देखिए, भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश केवल दिल्ली है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, ये भी आप याद रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई थी? तो ध्यान से देखना, जनहित याचिका की अवधारणा जो है ये सबसे पहले कहाँ पर ये जो है पेश हुई थी या उत्पन्न हुई थी? तो याद रखना यूएसए में। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अब देखिए, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना लोकसभा
अध्यक्ष। और देखिए लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर सी और डी दोनों में ही रिपीट हो गया है, तो आप सी बताओ चाहे डी बताओ एक ही होगा, ये बाय मिस्टेक सी और डी ऑप्शन सेम हो गया है। एक चीज याद रखना कि प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या होती है 30। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा देखिए भाग 5, याद रखना संविधान का भाग 5। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो साथियों राजनीति निर्देशक तत्व को ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है और संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। आगे देखिए, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों पहली अनुसूची में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो करेक्ट आएगा मोरारजी देसाई, याद रखना। स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान निम्नलिखित अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो देखिए साथियों, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का पालन करने का अधिकार, ये तीनों अधिकार जो है संविधान प्रदान करता है, लेकिन समान आवास का अधिकार ये प्रदान नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शारीरिक स्वायत्तता एक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास के दायरे में आती है और यह निजता के अधिकार के अंतर्गत आती है? तो याद रखना यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में सुनाया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, निजता का अधिकार, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है, याद रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो देखिए करेक्ट होगा मौलिक अधिकार का संरक्षण। अब मौलिक अधिकार का संरक्षण करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? अब देखिए साथियों, राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका वेतन और भत्ता जो है ना, ये ना तो राष्ट्रपति, ना तो संसद, ये ना तो प्रधानमंत्री, इनमें से कोई भी तय नहीं करता है। ये जो है राज्य के विधानमंडल तय करता है, याद रखना, उस राज्य का या संबंधित राज्य का विधानमंडल। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय गणराज्य का दूसरा राष्ट्रपति कौन था? अब देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत की संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च न किया जाए? तो साथियों, यह जो है ना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग होते हैं ना, वही जो है इसकी याद रखना सुनिश्चित करते हैं। और देखिए, भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में शिक्षा व सेना क्षेत्र की उपाधियों को छोड़कर देखिए भारतीय संविधान में ब्रिटिश शासनकालीन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 18। पूछा जाता है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, तो आपको आंसर करना है अनुच्छेद 18 में। आगे देखिए नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की अंतरात्मा किसे कहा है? तो देखिए, नेहरू जी ने संविधान की अंतरात्मा किसे कहा है? याद रखना, मूल अधिकार को। ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकार करेक्ट आएगा। भारतीय संविधान में लिए गए स्रोतों में से सत्य युग्म कौन सा है? अब देखिए, जैसे कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, तो ये तो बिल्कुल सही है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, ये भी सही है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ये भी सही है। यानी ये तीनों सही हैं, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी युग्म सत्य हैं। आगे देखिए, भारतीय संप्रभुता का निवास होता है किसमें? अब देखिए, भारत का जो संप्रभुता है वो किसमें निहित होता है? तो भारत की जनता में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, जनता में। आगे देखिए, यदि स्पीकर सदन के एक सदस्य को इसीलिए बोलने से रोकता है कि अन्य सदस्य बोल सके, तो इसको क्या कहा जाएगा? अब देखिए, सदन में क्या होता है, संसद भवन में, कि स्पीकर जो है ना एक सदस्य को रोक देता है बोलने के लिए और अन्य सदस्य, ताकि अन्य सदस्य बोल सके। इसको क्या कहा जाता है? तो याद रखना, मंच समर्पण करना है ना, मंच समर्पण करना इसको कहा जाता है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, मंच समर्पण करना। आगे देखिए, संविधान की 21वें संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल की गई? अब साथियों, 21वें संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में
कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है और इसमें से सिंधी भाषा को शामिल किया गया था, याद रखना सिंधी भाषा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। 21वें संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया, यानी भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको कब अपनाया गया था? तो राइट आएगा, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो ध्यान से देखिए, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा का गठन निम्न में से किसके अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? तो देखिएगा, संविधान सभा का गठन जो है वो किसके अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक को किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है? साथियों याद रखना, स्थगन के द्वारा, भंग करके और सत्रावासन के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बासु ने त्यागपत्र देने से पूर्व कितने वर्षों तक इस पद को संभाला था? तो याद रखना 23 वर्ष तक। ठीक है, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बासु जो है ये लगातार 23 वर्ष जो है ना बंगाल के मुख्यमंत्री थे, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, निम्न में से भारत के संविधान में किसकी स्थापना के बारे में नहीं कहा गया है? आप देखिए, भारत के संविधान में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में कहा गया है, चुनाव आयोग के बारे में कहा गया है, वित्त आयोग के बारे में भी कहा गया है, योजना आयोग के बारे में नहीं कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग। याद रखना, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। आगे देखिए, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है किस स्तर पर? अब देखिए, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए ग्राम स्तर। आगे देखिए, वर्तमान में संविधान के कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो कितने मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में? तो याद रखना 11 मूल कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर सी, जिसको 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के अंतर्गत जोड़ा गया था। आगे देखिए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ये किससे संबंधित है? तो याद रखना, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 का संबंध है दल बदल तथा अहर्ताएं से। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसको देता है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ और सर्वोच्च न्यायालय की थी फातिमा बीबी। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है? तो देखिए, राष्ट्रपति को सहायता एवं मंत्रणा कौन देता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद। ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो याद रखिएगा, किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है? तो अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर सी। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? तो साथियों, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? तो याद रखिएगा, देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। याद रखना, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए भाग 9 में। याद रखिएगा भाग 9। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो करेक्ट आएगा साथियों राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया? तो पहले आंतरिक अशांति के नाम से जाना जाता था अनुच्छेद 352 को, लेकिन जो है ना इसको 1978 में 44वें संशोधन के अंतर्गत इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सशस्त्र विद्रोह। याद रखना, यानी राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति लगाते हैं, इसको सशस्त्र विद्रोह कहा जाता है। याद रखना। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में है? तो याद रखना, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो याद रखिएगा, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन होते हैं? तो करेक्ट आएगा साथियों सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? तो देखिए राइट आएगा वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर ए वित्त आयोग, जो कि संवैधानिक निकाय है। बाकी योजना आयोग भी संवैधानिक निकाय नहीं है और राष्ट्रीय विकास परिषद भी संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम
किस देश के संविधान से लिया गया था? तो देखिए राइट होगा आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो अभी मैंने आपको बताया साथियों, संविधान संशोधन है ना। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, मूल अधिकार अमेरिका से और मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो देखिए भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह पर कौन सा शब्द को स्थान दिया गया है? याद रखना, राज्यों का संघ। ठीक है, भारत को क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। आगे नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवा में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? तो साथियों देखिए, अखिल भारतीय सेवा में भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये तीनों सेवाएं शामिल होती है, लेकिन भारतीय विदेश सेवा ये शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? तो देखिएगा, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? याद रखिएगा, वित्त आयोग। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी वित्त आयोग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो साथियों देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष निर्वाचन जो जनता के द्वारा प्रतिनिधियों को चुना जाता है ना, वोट देके, उसको प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। ठीक है, जैसे कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, माफ करना, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो साथियों अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, क्योंकि वो जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। चलिए आगे देखिए, और देखिए जैसे कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो साथियों प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, क्योंकि वो जनता के द्वारा प्रतिनिधि को चुनना होता है वोट देके। आगे देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसको त्यागपत्र देते हैं? तो याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो भाई याद रखना, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण हैदराबाद में होता है। ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। नेक्स्ट है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो देखिए राइट होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो भाई सरकारी आयोग का संबंध किससे है साथियों? तो याद रखना, केंद्र राज्य संबंधों से। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, केंद्र राज्य संबंधों से। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो याद रखना, निर्वाचन आयोग की। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल में संशोधन की संघीय प्रकृति का क्या होता है? तो भाई राष्ट्रीय आपातकाल में संशोधन की संघीय प्रकृति का क्या होता है? तो याद रखना, वैसी ही बनी रहती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो याद रखना, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिए। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो याद रखिएगा साथियों, भारत का जो राष्ट्रपति है वह किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, इनमें से सभी प्रकार के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार के खर्च को नियंत्रित करने का एकमात्र अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो करेक्ट आएगा, याद रखिए, देखिए संसद के पास। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद आपको याद रखना है। अगला है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो याद रखिए, नरगिस दत्त। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के घोषणा कर सकते हैं कब? तो राष्ट्रपति जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकते हैं? तो जिस वक्त हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर, यानी इन सभी प्रकार पर, इन सभी के समय में भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होता है, इस मामलों की जांच कौन करता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किस देश से लिया गया है? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूची 4। अनुसूची 4 में राज्यसभा के लिए राज्यों को सीटें बांटा गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्र के समक्ष लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ साथ आदर्शों का भी वर्णन कहाँ पर किया गया है? तो भाई याद रखिएगा, प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत साथियों, याद रखना। आगे देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान ये किस देश से लिया गया है? तो याद रखना ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए, धन विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है कहाँ? तो एक चीज़ याद रखना, जो धन विधेयक होते हैं वो हमेशा केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में। संसद में किस वर्ष में 61वें संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो याद रखना 1989 में, यानी 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार संसद में भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल हैं? तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद याद रखना 79 में किया गया है, और भाग पूछे तो याद रखना भाग 5 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो अभी मैंने आपको बताया कि साथियों संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सी एक भाषा नहीं है ये आपको बताना है। संस्कृत है, कश्मीरी भी है, नेपाली भी है। फारसी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, फारसी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, है ना, याद रखना। आगे देखिए, अपरिष्टता उन्मूलन ये किस अनुच्छेद में है? अपरिष्टता उन्मूलन यानी छुआछूत, इसको समाप्त किया गया है अनुच्छेद 17 में, आर्टिकल 17 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पंचायती राज ये किस सूची का विषय है? तो देखिएगा, पंचायती राज जो है ये साथियों राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपालिका, देखिए क्या गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपालिका इन सभी राज्यों की है? तो देखिए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है ना साथियों, इन सभी राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। जैसे कि असम का भी उच्च न्यायालय गुवाहाटी है, अरुणाचल प्रदेश का भी उच्च न्यायालय गुवाहाटी है, और नागालैंड का भी उच्च न्यायालय गुवाहाटी है। इसीलिए बोला जाता है ना कि सबसे अधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। और सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? तो भारत के निर्वाचन आयोग इनमें से कौन सा चुनाव नहीं कराता है? राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, लेकिन राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाओं का चुनाव ये निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो याद रखना अनुच्छेद 51 का। और यहीं पर अनुच्छेद 51 का ए अगर पूछे तो याद रखना इसका संबंध है मूल कर्तव्य से, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 का ए में रखा गया है, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 का ए या क पूछे तो मूल कर्तव्य, याद रखना। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो वह देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तो देखिए राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21 में। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 जो है ये किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 2 जो है ना साथियों, ये किससे संबंधित है? तो याद रखना नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। भारत का संविधान निम्न आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है, तो याद रखना 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो भाई इनमें से कौन सा भाग है जो नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो याद रखना संपत्ति इकट्ठा करना, ये जो है साथियों मौलिक कर्तव्य की सूची में नहीं है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो देखिए, भारत का लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को, याद रखना। आगे देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? तो करेक्ट आएगा साथियों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो राइट आएगा भाग 3 में, ऑप्शन नंबर ए, भाग 3। नेक्स्ट है, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह है? तो करेक्ट आएगा भाजपा के, ऑप्शन नंबर बी, भाजपा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है दिल्ली, इसके प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो उपराज्यपाल,
ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, उपराज्यपाल। आगे देखिए, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए कितने सीटें हैं? याद रखिएगा 84, ऑप्शन नंबर डी 84। और यहाँ पर देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? तो देखो राइट आएगा अनुच्छेद 330 के तहत, ऑप्शन नंबर बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? यानी कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति सदस्य है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो देखिए करेक्ट क्या होगा, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना का हिस्सा बनाया गया कब? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? तो साथियों 42वें संशोधन 1976 में ही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वर्तमान समय में लोकसभा के 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए मैंने बताया 84 सीटें, और अनुसूचित जनजाति के लिए आपसे पूछे यानी एसटी के लिए पूछे तो याद रखिए कितनी, 47 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो देखिए राइट होगा, मोरारजी देसाई के सरकार में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत ये किस संविधान से प्रेरित है? तो साथियों अभी मैंने आपको बताया था कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूएसए या कनाडा, बताइए किस देश के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है? आपको मैंने अभी बताया, सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 100 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को 1976 में शामिल किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 101 है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राज्यसभा देखिए राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो राइट आएगा अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक में, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो वह देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो राइट आएगा, याद रखिए करेक्ट आएगा अनुच्छेद 371 का कॉम है, यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें नागालैंड राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 103 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राइट आएगा साथियों अनुच्छेद 143, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 22वां राज्य कौन सा है? तो भाई संविधान देखिए सिक्किम, आपका ना यार सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य, ये किस संशोधन के द्वारा बना था ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विधान परिषद का सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो देखिए राइट आएगा 6 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो ये याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? याद रखिए 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर बी। और इसी दिन को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस मनाते हैं। और साथियों संपूर्ण भारत में संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को, याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो राइट आएगा संविधान के द्वारा, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 148 में है, मैंने आपको बताया। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो देखिए उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, इन सभी को हटाने का प्रावधान संविधान में है, लेकिन गवर्नर को हटाने यानी राज्यों के राज्यपाल को हटाने का प्रावधान ये संविधान में नहीं है। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो याद रखना समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में,
ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आज की इस क्लास में ये हार्ड क्वेश्चन थे, कुछ कुछ क्वेश्चन काफ़ी हार्ड थे जो कि पेपर में आप लोग छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। पूरे 110 क्वेश्चन मैंने आपको जो आज ये क्लास में करवाया ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे। साथियों आप लोग इस क्लास को जरूर लाइक कर देना और कम से कम अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो दूसरों का भला करते हैं और जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला ही होता है। कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लगा है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।